गुड मॉर्निंग। समुद्री जलधाराएं पढ़ रही थी, जिसमें हमने प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को पूरा कर लिया था। ठीक है, हेडिंग डाल दे, हिंद महासागर की जलधाराएं। हिंद महासागर की जलधाराएं। ठीक है, हिंद महासागर की जलधारा। ठीक है, यहां पर देखें, अफ्रीका, ठीक है, एक तो हिंद महासागर। हिंद महासागर में पहले बात कर रहा हूं उत्तरी हिंद महासागर। एक तो खास क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा महासागर जिसमें वर्षभर जलधाराएं नहीं चलती है, तो उत्तरी हिंद महासागर। निम्न में से कौन सा महासागर जहां पर जलधाराएं तट एवं पवनों की दिशा का अनुसरण करती है, उत्तरी हिंद महासागर। यहां उत्तरी हिंद महासागर में एक सूर्य दक्षिणायन के समय, यानी कि सूर्य कहां पर है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, उस समय केवल और केवल उत्तरी हिंद महासागर जो है उसमें एक ही समुद्री जलधारा चलती है, जिसका नाम है उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा। कौन सी जलधारा चलती है? उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा। सूर्य दक्षिणायन के समय केवल एक जलधारा चलती है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा। सूर्य दक्षिणायन के समय। जब सूर्य उत्तर में चला जाता है उस समय यहां पर पृथ्वी के घूर्णन से एक जलधारा उत्पन्न होती है, जिसका नाम है उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। केवल सूर्य उत्तरायण के समय, सूर्य दक्षिणायन के समय यहां पर विषुवत रेखीय जलधारा उत्तर में उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उत्तर में हिंद महासागर का विस्तार बहुत कम है, अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां पर पृथ्वी के घूर्णन से उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह जलधारा अफ्रीका से तट से टकराकर और उत्तर में
कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर सोमालिया के तट पर पहुंचकर ये सोमाली की धारा कहलाती है। कौन सी धारा कहलाती है? सोमाली की धारा। फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ ये धारा तट की आकृति का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है। इसे हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा। यानी कि सूर्य उत्तरायण के समय 3 जलधाराएं, एक उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, दूसरा सोमाली की धारा और तीसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा। सूर्य दक्षिणायन के समय केवल एक जलधारा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा। तो हिंद महासागर में हिंद महासागरी जलधारा हेडिंग लिख रखा है, पहले 3 लाइनें लिख देते हैं, उसके बाद जलधारा लिखते हैं। लिखें हिंद महासागर का उत्तरी विस्तार अत्यधिक कम है। अतः यहां पर जलधाराएं वर्ष पर्यंत प्रवाहित न होकर यह पवनों की दिशा एवं तट की आकृति का पूर्णतः अनुसरण करती है। नंबर 1, सूर्य उत्तरायण के समय उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं सूर्य उत्तरायण के समय उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं लिखें पृथ्वी के घूर्णन से उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की पृथ्वी के घूर्णन से उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह जलधारा पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होकर सोमालिया के तट से टकराकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए सोमाली की धारा कहलाती है। यह जलधारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा का रूप ग्रहण कर लेती है।
दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा का रूप ग्रहण कर लेती है। ओके। नंबर 2, सूर्य दक्षिणायन के समय, सूर्य दक्षिणायन के समय उत्तरी हिंद महासागर में केवल उत्तरी हिंद महासागर में केवल उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी, सूर्य दक्षिणायन के समय उत्तरी हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर में केवल उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ओके। अब दक्षिणी हिंद महासागर की बात कर रहा हूं। एक तो दक्षिणी हिंद महासागर में वर्ष पर्यंत जलधाराएं प्रवाहित होती। कहानी सेम, पृथ्वी के घूर्णन से उत्तरी विषुवतरेखीय गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। यह जलधारा अफ्रीका से तट के टकराकर और कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर यहां पर देश का नाम मोजाम्बिक, इसलिए जलधारा का नाम मोजाम्बिक की जलधारा। यह जलधारा जैसे ही आगे बढ़ती है, यहां पर मेडागास्कर नाम क्या हो जाएगा, मेडागास्कर की धारा या मोजाम्बिक या मेडागास्कर की धारा के नाम से। और जैसे ही यह अफ्रीका के इस भाग पर आती है, इसे केप ऑफ अगुल्हास कहा जाता है। तो ये किसकी धारा हो जाएगी, अगुल्हास की धारा। यानी कि दक्षिणी विषुवतरेखीय गर्म जलधारा कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए अफ्रीका के मोजाम्बिक के तट पर मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर के तट पर मेडागास्कर की धारा और केप ऑफ अगुल्हास के पहुंचकर यह अगुल्हास की गर्म धारा के नाम से जानी जाती है। तीनों महासागरों में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट हिंद महासागर में पहुंचकर दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट के नाम से जानी जाती है। इसकी एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पहुंचकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा के नाम से जानी जाती है। ठीक है। एक तो ऑस्ट्रेलिया के तो पूर्व में है तो पूर्व की, और पश्चिम में है तो पश्चिम की। एक तो ये जलधाराएं, एक बार लिख देते हैं फिर आगे बात करता हूं। लिखें, दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराएं। लिखें, पृथ्वी के घूर्णन से दक्षिणी विषुवतरेखीय गर्म जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। दक्षिणी विषुवतरेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह जलधारा अफ्रीका के तट से टकराकर तथा कोरोलियस बल के
कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर, कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर मोजाम्बिक के तट पर, मोजाम्बिक के तट पर मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर के तट पर, मेडागास्कर के तट पर, मेडागास्कर इसी का दूसरा नाम मालागासी, मेडागास्कर या मालागासी की धारा, मालागासी की धारा तथा अगुलहास के तट पर, अगुलहास, अगुलहास के तट पर अगुलहास की धारा कहलाती है। ठीक है। पैराग्राफ, सॉरी, नेक्स्ट लिखे ठंडी जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं। तीनों महासागरों में, तीनों महासागरों में प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली पछुआ पवन ड्रिफ्ट, पछुआ पवन ड्रिफ्ट हिंद महासागर में, हिंद महासागर में दक्षिणी हिंद महासागरीय, दक्षिणी हिंद महासागरीय पछुआ पवन ड्रिफ्ट कहलाती है, पछुआ पवन ड्रिफ्ट कहलाती है। इस जलधारा की एक शाखा, इस जलधारा की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पहुंचकर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पहुंचकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा कहलाती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा कहलाती है। ओके, जलधाराएं होगी। ठीक है। एक तो जलधाराओं में जो प्रश्न बनते, एक तो कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा। तो हमने देखा है कि अधिकांश जलधाराएं गर्म है, ठंडी जलधाराएं बहुत कम है। तो ठंडी जलधाराओं को एक लाइन में याद कर लेते हैं। ये सारी ठंडी जलधाराएं। हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है?
बगुला ग्रीन होता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर बनाया हुआ है। एक तो हम्बोल्ट की ठंडी धारा, हम्बोल्ट की ठंडी धारा, इसी को पेरू की ठंडी धारा भी कहते। 1 लेब्राडोर की ठंडी धारा, ग्रीनलैंड की ठंडी धारा, बेंगवेला की ठंडी धारा, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, क्यूराइल या क्यूरोशिवो की ठंडी धारा, क्यू, फाकलैंड की ठंडी धारा, कनारी की ठंडी धारा। एक बचती है केवल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, बाकी सारे इसमें है। लिख दें इसको, ठंडी जलधाराएं। हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है? हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी धारा, इसके बाद लेब्राडोर की ठंडी धारा, इसके बाद ग्रीनलैंड की ठंडी धारा, इसके बाद बेंगविला की ठंडी धारा, इसके बाद कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, सॉरी क्यूराइल या ओयोशिवो, नॉट क्रियोशिवो, ठीक है। क्यूराइल इसी का दूसरा नाम है, याद रख लेना ब्रैकेट में, क्यूराइल या ओयोशिवो की ठंडी धारा। और इसके बाद फाकलैंड की ठंडी धारा, और लास्ट कनारी की ठंडी धारा। कनारी की ठंडी धारा। लिख दिया, क्यूराइल या ओयोशिवो, नॉट क्यूरोशिवो। क्यूरोशिवो गर्म जलधारा है। चलो आगे। अब गायर्स, ठीक है। तो गायर्स क्या है? ये विषुवत रेखा, यहां पर उत्तरी प्रशांत, ये दक्षिणी प्रशांत, ये उत्तरी अटलांटिक, ये दक्षिणी अटलांटिक, और ये दक्षिणी हिंद महासागर। ऊपर की तरफ उत्तरी हिंद महासागर, यानी कि जो जलधाराएं हैं वो यहां से शुरू होती है, यहां से ये घूम के पानी वापस यहां एक सर्कुलेशन है। तो जलधाराओं का चक्राकार परिसंचरण, समुद्री जलधाराओं का चक्राकार परिसंचरण क्या कहलाता है? गायर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 20 वर्ड का बनता, 15 वर्ड
लेकिन 20 वर्ड लिख सकते हैं, इसलिए मुंह से 20 वर्ड ही निकलता, बाकी 15 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो एक तो चक्राकार परिसंचरण क्या कहलाता है? गायर्स कहलाता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि महासागरों में गायर्स की कुल संख्या कितनी है, तो उत्तरी प्रशांत गायर्स इधर, दक्षिणी इधर क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज। ये भी जरूर ध्यान रखना, बनाने के पीछे उद्देश्य यही है, क्योंकि जलधारा उत्तरी गोलार्ध में होती है, घड़ी की सुई के समान। घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है ना, इधर एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। इसके बाद यहां पर उत्तरी अटलांटिक गायर्स, यहां पर दक्षिणी अटलांटिक गायर्स। यहां पर गायर्स बनेगा नहीं क्योंकि वर्ष भर चलती नहीं है, तो यहां पर दक्षिणी हिंद महासागर। तो परीक्षा में पूछे कि महासागरों में कुल गायर्स की संख्या कितनी है? 5। उत्तरी प्रशांत गायर्स, दक्षिणी प्रशांत गायर्स, उत्तरी अटलांटिक गायर्स, दक्षिणी अटलांटिक गायर्स। और इसके बाद अगर आपको पता हो तो मैंने लिखवाया था, या शायद नहीं लिखवाया, सार्गेसु सागर लिखवाया था। उत्तरी प्रशांत गायर्स के मध्य का शांत जलीय क्षेत्र जहां पर सार्गेसम समुद्री घास पाई जाती है। ठीक है, लिख दो गायर्स, नीचे नोट करके वो भी लिखवा दूंगा उत्तरी हिंद महासागर का। अब ये जैसे ही टॉपिक हो जाएगा, मैं क्वेश्चन लिखवाता नहीं हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बता दूंगा हर टॉपिक के बाद, ताकि आपको, क्योंकि अब प्रश्न जो आ रहे हैं वो फैक्चुअल नहीं आ रहे, तो कथन कांड के प्रश्न कैसे बना सकता है, मैचिंग के क्वेश्चन कैसे बना सकता है, ये मैं बोल के बता दूंगा। ये जैसे टॉपिक हो जाए उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें। गायर्स लिखें, महासागरीय जलधाराओं का, महासागरीय जलधाराओं का चक्राकार परिसंचरण, महासागरीय जलधाराओं का चक्राकार परिसंचरण, चक्राकार परिसंचरण, सर्कुलेशन, चक्राकार परिसंचरण गायर्स कहलाता है, गायर्स कहलाता है। महासागरों में, महासागरों में गायर्स की कुल संख्या 5। महासागरों में गायर्स की कुल संख्या 5। नंबर 1 उत्तरी प्रशांत गायर्स, उत्तरी प्रशांत गायर्स। नंबर 2 दक्षिणी प्रशांत गायर्स, नंबर 3 उत्तरी अटलांटिक गायर्स, नंबर 4 दक्षिणी अटलांटिक गायर्स, और लास्ट दक्षिणी हिंद महासागरीय गायर्स, दक्षिणी हिंद महासागरीय गायर्स। नोट, उत्तरी हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराएं, जलधाराएं वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती है, वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती है। अतः
गायर्स का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, हो गया टॉपिक पूरा। अब सुन लो, इसमें प्रश्न जो बनने की संभावना है, एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे तो महासागरीय जलधारा और कौन से महासागर की है, जैसे अगुलास की धारा, आपको महासागर का नाम दे दिया, उत्तरी या दक्षिणी प्रशांत या उत्तरी या दक्षिणी अटलांटिक। ठीक है, एक तो क्वेश्चन बना सकता है जलधारा का नाम और महासागर से संबंध। दूसरा क्वेश्चन बना सकता है कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म जलधारा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन बन सकते हैं कथन कारण के। तो पहला कथन दे दें कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण तापमान है, तो कथन क्या है? सही। कथन नंबर 2, विषुवत रेखा के दोनों तरफ जलधाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन से होती है, कथन क्या है? सही। फिर परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लें कि जलधाराएं पवनों की दिशा एवं तट की आकृति का अनुसरण करती है, तो कथन सही है। पवनों की दिशा उनकी दिशा को क्या करती है? प्रभावित करती है, और इसलिए उत्तरी में उत्तरी पछुआ पवन डिप्ट और दक्षिण में दक्षिणी पछुआ पवन डिप्ट। इसके बाद जलधाराएं आदर्श मत्स्य बैंकों का निर्माण करती है, कथन सही है, क्योंकि गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलने की वजह से ही। ठीक है, फिर वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन के संदर्भ में पूछे तो मैंने लिखवाया है, और सिंपल से क्वेश्चन कि निम्न में से किसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? निम्न में से कौन सी जलधाराएं मिलकर अमेरिका और कनाडा के तट पर आदर्श मत्स्य बैंक बनाती है? निम्न में से कौन सी जलधाराएं मिलकर ब्रिटेन के तट पर आदर्श मत्स्य बैंक का निर्माण करती है? कौन सी जलधाराएं मिलकर जापान के तट पर मत्स्य बैंक का निर्माण करती है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन और कंसेप्चुअल। मैं कह रहा हूं कि एक बार आप टॉपिक को पढ़ लें, अब पढ़ने के बाद याद हो गया, वहीं रुकने के समय चला गया। क्योंकि आप भले छोटी परीक्षा दे रहे, आपको लग रहा है कि मैं कांस्टेबल की परीक्षा भी दूंगा, वनपाल की दूं, वन रक्षक की दूं, या थर्ड ग्रेड दूं, सेकंड ग्रेड दूं। हर पेपर में कम से कम 10% क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं है। अब तो पूरे के पूरे पेपर वैसे आ रहे, पहले 10% से 20% डिफिकल्टी लेवल के लिए होता था। अगर आपने बीएड की हो तो ब्लूप्रिंट होता है, कोई भी पेपर बनाया जाता, उसमें 50% प्रश्न सामान्य होते, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी उसको करने की कोशिश कर सकता है। 30% क्वेश्चन होते हैं वो सामान्य से ऊपर होते हैं, और 20% जो होते हैं वो अपर लेवल के होते हैं। ये एक ट्रेंड है ब्लूप्रिंट का। अब क्या कर दिया है चोरी की वजह से, अब आईएएस का प्रीलिम्स का पेपर आया था, दे दो मोबाइल, नहीं होगा, इनको कह दो कि ये गूगल पड़ा हुआ ढूंढ ले। उन 2 घंटों में, 1.5 घंटे में तो नहीं हो, कर लो, लेकिन आपको 2-3 दिन लग जाएंगे। वो जो समय अवधि है उसमें तो कुछ नहीं होना। ठीक है, तो एक तो जब हम टॉपिक पढ़ लें, तो टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसको समझे, मतलब समझने का मतलब कि सर आपने फैक्ट लिखवा है, क्या समझे? अरे क्यों नहीं, आप कंटेंट एनालिसिस तो कर सकते हो कि सर ने राजस्थान की भौतिक प्रदेश पढ़ाए, तो सर ने पढ़ाया कि एक तो राजस्थान की भौतिक प्रदेश, इसने आरएल सिंह ने ये कहा, प्रोफेसर वीपी मिश्रा ने ये कहा, इसके बाद अरावली में ये है। आप कंटेंट एनालिसिस तो कर सकते हो ना। जब आपके सामने परीक्षा हॉल में जाओगे तो वो पिक्चर आ जाएगी कि अच्छा सर ने कहा था कि इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई है, इसका विस्तार ऐसे है क्या। जब तक आप उसको गेस्टाल्ट थ्योरी पे नहीं लाएंगे कंटेंट को, साइकोलॉजी में अगर पढ़ा हो तो एक स्किनर है और एक है गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्ट जो है उसका जो है वो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, और उसका है स्किनर का क्रमबद्ध अभिक्रमित अनुदेशन। तो वो कहता है कि पहले कोई नई चीज है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ लो, सरल हो जाएगी। फिर छोटे छोटे टुकड़ों को वापस जोड़ के एक बड़ा बना दो।
यानी कि किसी बच्चे को पढ़ाना है तो अप्रोच अलग होती है, जैसे कि एक मनुष्य दिखाया फिर आंख कान नाक पढ़ाए तो समझ में आ जाता है। तो पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप टॉपिक को देखो, और मैं कह रहा हूं कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से अगर टारगेट करोगे ना तो पूरे सिलेबस में कितने 100 टॉपिक, ज्यादा से ज्यादा 200 टॉपिक। आप साल भर में आसानी से प्रत्येक टॉपिक को अगर एक दिन में 2 घंटे भी लेके बैठोगे, नहीं है इतना कठिन। हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या गया क्या नहीं गया, हमने समझा कि नहीं समझा। और मैं आपको इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये पहले भी बता चुका कि मैं 2001 में ग्रेजुएशन करने के बाद ये 2026 है, मैंने एक भी ऐसा पेपर है नहीं है जिसको मैंने एनालिसिस नहीं किया हो इसके बाद। और ट्रेंड जिस तरीके से बदला है, आप पेपरों में कोई अंदाजा लगा के नहीं जा सकते। अभी यूपीएससी का पेपर देखो ना आप, बहुत सारे बच्चे, मैंने एक बच्ची को भेज रखा, 3 साल हो गए, नहीं होगा उसका प्रीलिम्स। वो दिल्ली है, 3 साल में लगभग वो 12-15 लाख रुपए खर्च कर चुकी। कल ही फोन आया कि सर नहीं होगा। मेंस वो निकाल लेगी, मुझे पता है, इंटरव्यू भी निकाल लेगी, लेकिन फ्री हो तो जाए ना आगे। ठीक है, तो परिस्थितियां, क्योंकि पहले पेपर का जो ट्रेंड था वो संस्थाओं के आधार पर चल रहा था कि टीचर कोचिंग सेंटर को पूरी तरह बाईपास करने के लिए। और इसलिए मैंने तो पहले दिन से भी कहा आपको कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखेगा। मैं जाऊं और कहानियां स्वर्ग की यहां आके वापस आके सुना दूं तो मुझे वहां से कोई आने थोड़ी देगा। जाना आपको ही है और देखना आपको ही है। और इसलिए हर रोज का एक टॉपिक को टारगेट करो। जैसे मैंने ये पढ़ा दिया, अब आप आराम से तसल्ली से पढ़ो। आप क्या करते हो कि नहीं इसको रट लें, नहीं होगा रटना। और रिलैक्स होके अगर पढ़ोगे ना, मैं कह रहा हूं कि ये तो अभी मैं फुल टाइम इसमें नहीं हूं, नहीं तो मैं दिन में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं। मतलब कि ये ऐसा है, इसमें ये याद रखना, इसमें ये याद रखना। और केवल मैंने आपको बार बार कहा है कि मुझे गणित छोड़ के मैं सारी जो विषय है उसको अच्छे से पढ़ा सकता हूं, कम से कम RS लेवल तक का। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, आपने जलधाराएं उठाई, एक बार चार्ट बनाओ, डिफरेंशिएट करो, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। जलधाराओं का कोई प्रश्न गलत नहीं जाएगा। हेडिंग डाल दे नया, समुद्र विज्ञान का टॉपिक भी है और एनवायरमेंट का टॉपिक भी है। ठीक है, हेडिंग डाल दो, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां, कोरल एंड कोरल रीफ। ठीक है, ये RS प्रीलिम्स में प्रवाल द्वीपों को 2-3 बार पूछा जा चुका है फिजियोग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, सेकंड ग्रेड में भी महाद्वीप और महासागर की विशेषताएं दे रखी है। RS प्रीलिम्स में भी पर्वत पठार मैदान सारा दिया हुआ है। तो ये एक तो एनवायरमेंट का हॉट टॉपिक है, इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से तो पूछा ही जाता है, और समुद्र विज्ञान में भी इसको द्वीपों के कारण पूछा जाता है। तो एक तो प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां। प्रवाल जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोरल, और सामान्य भाषा में हम इसको मूंगा, अंगूठी में पहनते लोग मूंगा। ज्योतिष के अनुसार जिसका विवाह मंगल के दोष के कारण देरी हो रही हो, उसको क्या पहनाया जाता है? मूंगा। और फिर ये शुरू हो जाता है। विवाह होने के बाद क्या शुरू होता है? ठीक है, ये सामाजिक विचारधारा है सोशियोलॉजी की। ठीक है, तो एक तो कोरल या मूंगा याद तो रह जाएगा, एक तो प्रवाल
समुद्र में पाया जाने वाला मोलस्क प्रजाति का एक जीव है। साइंस वाला भी पूछ लेता है कि मूंगा निम्न में से है, तो मोलस्क प्रजाति का एक जीव जिसके चारों तरफ चूने का खोल होता है, जीव अंदर होता है और उसके चारों तरफ जो उसकी जो शेल बनी हुई होती है वो किसकी होती है? चूने की। मोलस्क प्रजाति का एक जीव जो जिसका खोल किसका बना हुआ होता है? चूने का। प्रवाल की लाखों प्रजातियां। प्रवाल जो जीव है उनका भोजन समुद्र में पाए जाने वाले रंग बिरंगे शैवाल है, यानी कि समुद्र में पाए जाने वाली लगभग एल्गी जो है उसकी 9 लाख प्रजातियां। इन 9 लाख प्रजातियों में से इसका फेवरेट फूड यह भी पूछा गया है। आरएस मेंस में भी पूछा है और प्रीलिम्स में भी पूछा है, जुक्सनथलाई, यानी कि 9 लाख प्रजातियों में से एक प्रजाति है जुक्सनथलाई। ये इनका प्रिय भोजन है। प्रवाल जो जीव है वो किसको भोजन के रूप में मुख्य रूप से पसंद करते हैं? जुक्सनथलाई। तो एक तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि प्रवाल क्या है, तो समुद्र में पाया जाने वाला मोलस्क प्रजाति का एक जीव। ये इसलिए पूछा जाता है कि ये समुद्री जो बायोडायवर्सिटी है उसका मुख्य भाग है। ध्यान रहे, अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही। हमारी पृथ्वी का औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महासागरीय जल का औसत तापमान 19 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमारे पृथ्वी के सामान्य तापमान से 2 डिग्री अधिक है। महासागरों के तापमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रही है? बढ़ोतरी। और बढ़ोतरी होने की वजह से जो रंग बिरंगे शैवाल हैं उनका रंग भी क्या हो रहा है? उड़ रहा है, ब्लीच हो रहा है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है आरएस मेंस में, आईएएस मेंस में कि प्रवाल विरंजन क्या है, कोरल ब्लीचिंग क्या है। पर्यावरण का सबसे हॉट टॉपिक है। ब्लीचिंग करवाते तो क्या होता है? कलर चला जाता है, चेहरे पे काले रोए हैं या कुछ भी है तो वो दिखाई नहीं देते। यही होता है ब्लीच का प्रभाव। यहां पर क्या हुआ कि समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी के वजह से रंग बिरंगे शैवालों का रंग उड़कर क्या हो जाता है? सफेद। और सफेद पड़ने की वजह से क्या होता है? इन प्रवाल जीवों को अपना भोजन दिखाई नहीं पड़ता है और इसलिए भोजन के अभाव में प्रवाल जीवों का मरना प्रवाल विरंजन कहलाता है। तो परीक्षा में इंटरव्यू देने जाओ जब आरएस में, तब भी आपको अच्छा ग्लोबल वार्मिंग में प्रवाल विरंजन सुना है, तो हाँ, प्रवाल विरंजन में किसका रंग उड़ता है? प्रवाल का नहीं उड़ता। प्रवाल की भोजन शैवाल का रंग उड़ता है। तो वो क्या आप गर्दन हिला दी कि हाँ कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन, तो प्रवाल विरंजन में प्रवाल का रंग नहीं उड़ता है, प्रवाल के भोजन शैवाल का रंग उड़ता है और समुद्री जल में प्रवालों को अपना भोजन दिखाई नहीं पड़ता है, जिसे कोरल ब्लीचिंग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, ये प्रवाल जीव जब मरते हैं तो मरकर उनका खोल किसका है? चूना। समुद्र की तली में नीचे जाएंगे, नीचे जाते ही वो क्या होंगे? डिपॉजिट होंगे, जमा होंगे। जमा होने के बाद एक जीव दूसरा जीव हजारों सालों से, या समुद्र की उत्पत्ति लगभग 20 करोड़ वर्ष पूरे, लगभग 20 करोड़ वर्ष हो चुके हैं। अब इतने सालों की प्रक्रिया में प्रवाल जीव नीचे जम रहे, जम के क्या बनेंगे? प्रवाल भित्तियां बना सकते हैं, प्रवाल द्वीप बना सकते हैं। तो ये प्रवाल द्वीप जो होते हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं और इस कारण यहां पर बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस होते हैं। और इसलिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किन द्वीपों को रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहा जाता है? समुद्री वर्षा वन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? तो विषुवत रेखीय क्षेत्र 10 डिग्री उत्तरी, आगे पढ़ाऊंगा, विश्व के प्राकृतिक प्रदेश जलवायु वाला दे रखा उसमें कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र क्या है? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। वहां पर डेली वर्षा होती है, तो वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, उनको कहते हैं वर्षा वन।
रेन फॉरेस्ट। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से किन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहा जाता है, तो प्रवाल निर्मित द्वीपों को रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन या समुद्री वर्षावन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, ये प्रवाल जो है, इनकी उत्पत्ति जो है उसके लिए आइडियल कंडीशन की जरूरत होती है। मतलब बहुत क्लाइमेटिकल इतनी आइडियल कंडीशन और किसी जीव के लिए नहीं होती है जितनी प्रवालों की उत्पत्ति के लिए होती है। तो एक तो प्रवाल जीव कहां पर पाए जाते हैं, तो पहला है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जो है वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि प्रवाल जो जीव है वो केवल और केवल कहां पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय महासागरों में, और कहीं पर भी 23-23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री, लेकिन यहां पर जल गर्म रहता है और इसलिए 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। नंबर 2, लवणता। महासागरों की औसत लवणता 35 लिखवाया था, शायद इंट्रोडक्शन में लिखाया था लवणता, गहराई। तो महासागरों की औसत लवणता 35 पीपीटी है, पार्ट पर थाउजेंड। पार्ट पर थाउजेंड का सिंबल यही है, 1 और 3 जीरो हजार हो गए, तो औसत लवणता कितनी है, 35। लेकिन इन जीवों की उत्पत्ति के लिए लवणता की कितनी जरूरत पड़ती है, 27 पीपीटी। यानी कि ये वहीं पर पाए जाएंगे जहां पर नदियों का स्वच्छ जल जा रहा है, यानी कि वर्षा का स्वच्छ जल मिल जाए ताकि लवणता समुद्र की क्या हो जाए, थोड़ी कम हो जाए। यानी कि आदर्श लवणता कितनी होनी चाहिए, 27। इसके बाद नंबर 3, तापमान। आइडियल टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान कितना चाहिए, ठीक है। इसके बाद गहराई, तीस से 40 फैदम। एक फैदम में कितने फीट, लिखवाया नहीं लिखवाया, लिखवाए होंगे। एक फैदम बराबर 6 फीट। समुद्री मील भी लिखवाया मैंने, मील भी लिखवाया, ठीक है। तो एक फैदम बराबर 6 फीट। 30 से 40 फैदम है तो इसको हम सामान्य भाषा में कितना लग सकते हैं, 200 से 250 फीट, यानी कि आदर्श गहराई पर होते हैं। इसके बाद 5वीं विशेषता, जल। ना तो ये पूर्ण स्वच्छ जल में जीवित रहते हैं, ना ही पूर्णतः गंदे जल में, क्योंकि स्वच्छ जल होगा तो उसमें शैवाल नहीं होंगे, और पूर्णतः गंदा जल होगा तो पूरा जीव चारों तरफ से ढका हुआ, केवल मुंह इतना सा खुला रहता है, उसमें अगर गाद भर गया तो जीव की मृत्यु हो जाएगी। तो अभी तक मैंने प्रवाल और प्रवाल भित्तियों में एक तो फर्स्ट चीज बताई, व्हाट इज कोरल। प्रवाल क्या है, तो समुद्र में पाया जाने वाला मोलस्क प्रजाति का एक जीव। इस मोलस्क प्रजाति के जीव का प्रमुख भोजन क्या है, शैवाल, और शैवाल में भी उसको बर्गर की तरह पसंद है, जुक्सनथलाई। मतलब उसका फेवरेट फूड अगर कोई है तो वो है जुक्सनथलाई। फिर मैंने बताया कि प्रवाल विरंजन क्या है, व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के जल के तापमान में बढ़ोतरी के कारण रंग बिरंगे शैवालों का रंग सफेद पड़ जाता है, ब्लीच हो जाता है। उस कारण प्रवाल जीवों को समुद्री जल में अपना भोजन दिखाई नहीं पड़ता है, और भोजन के अभाव में प्रवाल जीवों का मरना कोरल ब्लीचिंग के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने बताया कि प्रवाल द्वीप अत्यधिक उपजाऊ होते हैं,
यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध होते हैं और इस कारण प्रवाल द्वीपों को रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन, समुद्री वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। प्रवाल उत्पत्ति की आदर्श दशाएं। नंबर 1, अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण, यानी कि उष्णकटिबंधीय महासागर। लवणता 27 पीपीटी, यानी कि औसत लवणता से कम, यानी कि नदियों के मुहानों पर या स्वच्छ जल की प्राप्ति वाले स्थानों पर। तापमान आइडियल 20 से 22 या 21 डिग्री, 20 से 22 लिखा हुआ हो तो भी चलेगा, 20 डिग्री से 22 डिग्री तक। गहराई 30 से 40 फेदम या 200 से 250 फीट। और इसके बाद जल न तो पूर्णतः स्वच्छ जल होना चाहिए, न पूर्णतः गंदा जल। लिख देते हैं, फिर आगे बात करता हूं। लिखें, प्रवाल समुद्र में पाया जाने वाला मोलस्क प्रजाति का, समुद्र में पाया जाने वाला मोलस्क प्रजाति का एक जीव, मोलस्क प्रजाति का एक जीव। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, प्रवाल जीवों का भोजन रंग बिरंगे शैवाल, रंग बिरंगे शैवाल। ब्रैकेट में लिख देना जुक्सनथलई, जुक्सनथलई। इसके बाद लिखें प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। हिंदी में प्रवाल विरंजन लिखा हुआ है, या इंग्लिश में ही कोरल ब्लीचिंग हिंदी में भी मिलेगा। कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन। लिखें ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल के तापमान में बढ़ोतरी के कारण प्रवाल जीवों के भोजन शैवाल का रंग सफेद हो जाता है। अतः समुद्री जल में प्रवाल जीवों को अपना भोजन दिखाई नहीं पड़ता है। अतः भोजन के अभाव में प्रवाल जीवों का मरना प्रवाल विरंजन कहलाता है। ओके, लिखो प्रवाल उत्पत्ति की आदर्श दशाएं। सॉरी, लिखा तो नहीं, एक
नोट करके लिख दो। प्रवाल द्वीप अत्यधिक उपजाऊ होते हैं, अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अतः इन्हें समुद्री वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन, समुद्री वर्षा वन, इंग्लिश में रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहा जाता है।